एजुकेट इंजन में वापसी पर स्वागत है। आज हम एक नए जॉब नोटिफिकेशन का विश्लेषण कर रहे हैं। आइए डिटेल्स पर एक नजर डालते हैं। तो आज के इस विश्लेषण में हम मुख्य रूप से 6 महत्वपूर्ण पहलुओं पर बात करेंगे। रिक्तियां, पात्रता, आरक्षण के लिए दस्तावेजीकरण, त्रिस्तरीय चयन प्रक्रिया, शारीरिक मानक और अंत में पंजीकरण के दिशा निर्देश। चलिए पहले खंड की ओर बढ़ते हैं। खंड 1, रिक्तियां और जनसांख्यिकीय जनादेश। आइए पहले डॉक्यूमेंट पेज पर चलते हैं। अब देखिए इस भर्ती का सबसे बड़ा आकर्षण क्या है। वो है 1230 कुल रिक्तियां। इतने बड़े पैमाने पर राज्य विभागों में पद निकलना सच में एक शानदार मौका है। और हाँ, अपने कैलेंडर में 31 मई 2026 की तारीख को मार्क कर लीजिए, क्योंकि यही आवेदन की अंतिम समय सीमा है। इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। जहां तक सैलरी की बात है, सटीक वेतन संरचनाएं राज्य पे मैट्रिक्स पर निर्भर करती हैं, जो इस प्रारंभिक सारांश में नहीं है। लेकिन हम सब जानते हैं कि प्रशासनिक पदों का वेतन हमेशा बेहतरीन होता है। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अगर हम 1230 पदों को बांटें तो आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी 1077 पद सीधे तौर पर सामान्य प्रशासनिक भूमिकाओं के लिए हैं और बाकी के 153 पद विशेषज्ञ यानी स्पेशलिस्ट भूमिकाओं के लिए रखे गए हैं। एक और बहुत ही शानदार पहल यहाँ देखने को मिलती है, वो है महिलाओं के लिए 35% का हॉरिजॉन्टल आरक्षण। ये नियम सभी श्रेणियों में सख्ती से लागू होगा, है ना? महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बेहतरीन कदम। अगले स्लाइड पर चलते हैं। तो पदों के नाम क्या क्या हैं? सामान्य पदों की लिस्ट में सबसे ऊपर है रेवेन्यू ऑफिसर, जिसके लिए सबसे ज्यादा 365 पद आवंटित किए गए हैं। इसके बाद ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर जैसे पद आते हैं। वहीं स्पेशलिस्ट रोल्स में सब डिविजनल प्रोटेक्शन ऑफिसर, वित्तीय प्रशासनिक अधिकारी और चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर यानी सीडीपीओ जैसे पद शामिल हैं। पर ध्यान दीजिए, यहाँ एक बहुत सख्त नियम है। अगर आप किसी भी आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो आपके पास स्थायी बिहार डोमिसाइल होना बिल्कुल अनिवार्य है। चलिए अब अगली आवश्यकता की ओर बढ़ते हैं। खंड 2, पात्रता और आयु सीमा। हम अब सख्त शैक्षणिक और आयु आधारित नियमों का विश्लेषण करेंगे। अगले स्लाइड पर चलते हैं। शैक्षिक योग्यता की बात करें तो सामान्य पदों के लिए किसी भी विषय में एक साधारण ग्रेजुएशन डिग्री काम कर जाएगी। लेकिन विशेषज्ञ पदों के लिए नियम बदल जाते हैं। जैसे वित्त पद के लिए आपको कॉमर्स, इकोनॉमिक्स या मैथ्स चाहिए, और सीडीपीओ के लिए होम साइंस या सोशियोलॉजी। और सबसे बड़ी बात, आपके ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट्स 31 मई 2026 की डेडलाइन तक पूरी तरह से फाइनल होने चाहिए। अपीयरिंग कैंडिडेट्स के लिए यहां कोई मौका नहीं है। अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। अब आयु सीमा को समझते हैं। आपकी उम्र की गणना 1 अगस्त 2026 को आधार मानकर की जाएगी। अनारक्षित यानी जनरल पुरुष उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा 37 वर्ष है। महिलाओं, बीसी और ईबीसी श्रेणियों को 40 वर्ष तक का समय मिलता है, जबकि एससी/एसटी के लिए ये लिमिट 42 वर्ष तक जाती है। इसके अलावा राज्य कर्मचारियों या पूर्व सैनिकों के लिए विशेष छूट भी है। चलिए अब अगले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। खंड 3, श्रेणी आरक्षण का दस्तावेजीकरण। अब हम उस सटीक कागजी कार्रवाई पर बात करेंगे जो आरक्षण पाने के लिए जरूरी है। अगली स्लाइड पर चलते हैं। देखिए, अगर आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो आपके दस्तावेज बिल्कुल दुरुस्त होने चाहिए। एससी/एसटी के लिए जाति और निवास प्रमाण पत्र, बीसी/ईबीसी के लिए राज्य से नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र और ईडब्ल्यूएस के लिए चालू वर्ष का आय प्रमाण पत्र जरूरी है। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, जो भी विवाहित महिलाएं हैं उनके जाति, नॉन क्रीमी लेयर या ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र सख्ती से उनके पिता के नाम और पते पर ही जारी होने चाहिए, पति के नाम पर नहीं। ये एक ऐसा नियम है जहां लोग अक्सर गलती करते हैं। चलिए अब परीक्षा की डिटेल्स की ओर बढ़ते हैं। खंड 4, त्रिस्तरीय चयन प्रक्रिया। आइए देखते हैं कि योग्य उम्मीदवारों को किस कठिन परीक्षा प्रणाली से गुजरना होगा। अगले स्लाइड पर चलते हैं। ये पूरी चयन प्रक्रिया एक सख्त फनल की तरह है। पहली सीढ़ी है 150 अंकों की प्रारंभिक परीक्षा। यहाँ एक 10x फिल्टर काम करता है, मतलब जितनी रिक्तियां हैं उसके सिर्फ 10 गुना बच्चे ही 900 अंकों की मुख्य परीक्षा तक पहुंच पाएंगे। जो मेंस पास करेंगे वो 120 अंकों के इंटरव्यू यानी व्यक्तित्व परीक्षण में जाएंगे। आपकी फाइनल मेरिट 1020 अंकों के आधार पर बनेगी, जिसमें प्रीलिम्स के नंबर नहीं जुड़ते। अगले पेज पर आगे बढ़ते हैं। अब स्टेज 1 यानी प्रारंभिक परीक्षा को गहराई से देखते हैं। इसका सिलेबस काफी व्यापक है। विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, सब कुछ। ये 2 घंटे का पेपर है और 150 अंकों का है। लेकिन यहाँ जो सबसे खतरनाक बात है वो है 1/3 नेगेटिव मार्किंग। जी हाँ,
हर गलत उत्तर पर आपका 1/3 अंक सीधा कट जाएगा। तो इस परीक्षा में अंधाधुंध तुक्के लगाना बिल्कुल सुइसाइडल हो सकता है। आपको बहुत सटीक रहना होगा। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। जैसे ही आप मुख्य परीक्षा में आते हैं, आपको सामान्य और विशेषज्ञ पदों के बीच एक बड़ा अंतर दिखेगा। सामान्य अध्ययन और हिंदी तो सबके लिए हैं, लेकिन सामान्य पदों के लिए एक 300 अंकों का पूरा डिस्क्रिप्टिव निबंध पेपर होता है, जबकि स्पेशलिस्ट पदों के लिए ये निबंध नहीं होता, बल्कि उनका अपना 300 अंकों का विशेषज्ञ विषय होता है। तो अगर आप दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको दोनों की तैयारी करनी होगी। अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। मेरिट के लिए कुछ न्यूनतम प्रतिशत तय हैं, जैसे जनरल को कम से कम 40% और SC/ST द महिलाओं को 32% लाना ही है। लेकिन सोचिए, अगर 2 लोगों के मार्क्स बिल्कुल बराबर आ जाएं, तो क्या होगा? इसके लिए एक सख्त 3 चरणीय टाई ब्रेकर नियम है। पहला, वैकल्पिक विषय में जिसके ज्यादा अंक होंगे वो जीतेगा। अगर फिर भी टाई रहा, तो जिसकी उम्र ज्यादा होगी उसे तरजीह मिलेगी। और अगर किस्मत से वो भी सेम निकला, तो देवनागरी वर्णमाला के हिसाब से जिसके नाम का पहला अक्षर पहले आएगा उसका चयन होगा। है ना दिलचस्प? चलिए शारीरिक आवश्यकताओं की ओर बढ़ते हैं। खंड 5, शारीरिक और चिकित्सा मानक। अगर आप पुलिसिंग रोल्स टारगेट कर रहे हैं, तो ये सेक्शन आपके लिए है। अगली स्लाइड पर चलते हैं। पुलिस सेवाओं में जाने के लिए शारीरिक मापदंड बहुत सख्त हैं। सामान्य पुरुष उम्मीदवारों की ऊंचाई कम से कम 5 फुट 5 इंच होनी ही चाहिए। महिलाओं के लिए यह 5 फुट 2 इंच है। और सिर्फ हाइट ही नहीं, मेडिकल राउंड में भी काफ़ी कड़ाई है। अगर किसी को हकलाने की समस्या है या नौकनी या फ्लैटफुट है, तो उन्हें पुलिसिंग भूमिकाओं से तुरंत बाहर कर दिया जाएगा, भले ही उनके लिखित परीक्षा में टॉप मार्क्स ही क्यों ना हो। चलिए अब अंतिम खंड की ओर बढ़ते हैं। खंड 6, पंजीकरण और सबमिशन दिशा निर्देश। ये इस पूरी प्रक्रिया का सबसे क्रिटिकल हिस्सा है, वित्तीय और तकनीकी प्रक्रियाएं। अगली स्लाइड पर चलते हैं। परीक्षा शुल्क को जरा ध्यान से समझिए। सामान्य उम्मीदवारों के लिए मानक शुल्क 100 रुपये है, जबकि बिहार के SC/ST और स्थायी निवासी महिलाओं के लिए ये सिर्फ 25 रुपये है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी चेतावनी है। अगर आप आवेदन करते समय अपना आधार नंबर नहीं देते हैं, तो आप पर 200 रुपये का अतिरिक्त बायोमेट्रिक सरचार्ज लगा दिया जाएगा। तो बेहतर यही है कि अपना आधार नंबर दें, पैसे बचाएं और वेरिफिकेशन भी जल्दी करवाएं। अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। आवेदन 7 मई से शुरू होकर 31 मई 2026 तक चलेंगे, ये याद रखिएगा। अब आवेदन की शुरुआत होती है वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR से। यहाँ डेटा परमानेंस रूल को लेकर आपको बहुत सतर्क रहना है। एक बार जब आप अपना नाम, पिता का नाम या जन्मतिथि जैसी बुनियादी जानकारी डाल देते हैं, तो उसे बाद में आसानी से बदला नहीं जा सकता। इसलिए फॉर्म भरते समय जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। अगले पेज पर आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन को फाइनल करने के 5 मुख्य चरण हैं। इनमें सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला है चरण 4, जहां आपको एक लाइव वेबकैम फोटो कैप्चर करनी होती है। ध्यान रहे कि पीछे का बैकग्राउंड साफ हो और आपके चेहरे पर अच्छी रोशनी पड़ रही हो। इसके अलावा आपके हिंदी और अंग्रेजी दोनों हस्ताक्षर के आयाम बिल्कुल सटीक 220x100 पिक्सल और साइज 15 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए अब आज की अंतिम स्लाइड पर चलते हैं। पेमेंट करने से पहले आप अपने फॉर्म को जितनी बार चाहें चेक और एडिट कर सकते हैं, लेकिन एक बार पेमेंट हो गया तो कोई बदलाव नहीं होगा। चूंकि ये पूरी तरह से डिजिटल है, इसलिए आपको BPSC ऑफिस कोई हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है। पर आपके लिए एक प्रो टिप, फॉर्म सबमिट करने के तुरंत बाद अपना एप्लीकेशन PDF जरूर डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें और ये पक्का कर लें कि उस पर एप्लीकेशन नंबर और बारकोड छपा हुआ है। अधिक जॉब अपडेट्स के लिए एजुकेट इंजन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।